हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, क्योंकि हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और दूसरा हम लोग चैप्टर देखेंगे सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। और आपको ये भी बताए थे कि जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहला चैप्टर हो या दूसरा चैप्टर हो या एक चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर तक, जो भी मैं आपको अपने तरफ से अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप इसको बढ़िया से देख लेते हैं, कॉपी कलम उठाकर नोट्स बना लेते हैं, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अगर ये पढ़ लेते हैं, सीधी शब्दों में बात किया जाए, अगर जितना भी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बनाकर, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आप उम्मीद करिए कि आपका बायोलॉजी में नंबर अच्छा, बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक और बात है कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लाइक दबा कर करिए, कमेंट दबा कर करिए। अगर लगता है कि आपके लिए ये यूट्यूब चैनल आपके लिए यूजफुल है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करिए और आप अपने मित्रों के पास इसे सेंड करिए। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, एनाट्रोपस बीजांड होता है। आप लोग पढ़े होंगे बीजांड के प्रकार, तो बीजांड के जो प्रकार होते हैं 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से आपका एक बीजांड का प्रकार होता है एनाट्रोपस। जो एनाट्रोपस होता है ना, एनाट्रोपस बीजांड जो होता है वो हमेशा कैसा होता है जी, उल्टा होता है। कैसे होता है बाबू, उल्टा होता है। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोधक होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है, तो उन्हें क्या कहते हैं। मान लीजिए कुछ पुष्प है, ठीक है, उसमें जो परागकोश है वर्तिकाग्र के बीच प्राकृतिक रोधक होते हैं जिसके कारण परागण मुश्किल हो जाता है या नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्कोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हर्कोगेमी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सारा प्रश्न। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है। जो भ्रूण कोश होता है ना, इसकी उत्पत्ति किससे होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु बीजाणु से होती है। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोस्पोजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, माइक्रोस्पोजियम जो होती है ना, उसकी जो आंतरिक भित्ति की जो पोषक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बाबू, टेप्टम कहते हैं। और टेप्टम से ही याद आया कि टेप्टम से हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि टेप्टम का 2 कार्य लिखे। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा टेप्टम का कार्य। ठीक है, नहीं पता होगा तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे तो इसमें मिल जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि सेमल में किस प्रकार का परागण होता है। ठीक है, जो सेमल है उसमें किस प्रकार का परागण होता है, तो किस प्रकार का होता है जी, चमगादड़ परागण होता है। ठीक है बाबू, हमेशा याद रखिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ या सब्जेक्टिव आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें और इसे नोट्स के रूप में आप लोग बना लें। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें कौन द्विगुणित है। इनमें कौन द्विगुणित है, तो इसमें कौन द्विगुणित है जी, द्वितीय केंद्रक जो है वो क्या है जी, द्विगुणित है। ठीक है बाबू, चलिए 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि बीजांड के बीजांडकाय में पाए जाने वाली रचना जो स्प्रोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु मातृकोश का मेगा स्पोंजियो मदर सेल कहते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। सात प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम लोग 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 8वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 8वां प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पोरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूण तक पहुंचती है। किससे होकर पहुंचती है जी, माइक्रोपाइल के द्वारा भ्रूण तक पहुंचती है। ठीक है बाबू, चलिए 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि आवृत्त बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है जी, ध्यान से सुनिए, पहले क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि आवृत्त बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है, तो भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। किसमें हो जाता है जी, भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है,
10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न कह रहा है कि परागकोश भित्ति में इनमें कौन सा सही नहीं है। तो परागकोश भित्ति में इंट्यूगमेंट जो होता है ये सही नहीं होता, क्योंकि इंडोथेसियम, मध्यपरत, टैपेटम ये परागकण के भित्ति होते हैं। जो इंट्यूगमेंट होता है ये भित्ति नहीं होते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि भ्रूण कोश में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है जी? गुरु बीजाणु जनन कोशिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न कह रहा है केंद्रीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है बाबू? कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। चलिए 13 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? इंडोस्पर्मिक कहते हैं। इंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक 13 तक आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। 14 नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनिन कहते हैं या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनिन कहते हैं। ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है। तो किसका बचा हुआ भाग है जी? बीजांडकाय का। किसका बाबू? बीजांडकाय का बचा हुआ भाग है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन ऐसा फल है जिसमें एरिल नहीं पाया जाता। तो कौन है जी? आम है। ठीक है। यहाँ तो जो 16 ऑब्जेक्टिव था दूसरा चैप्टर का मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए ये जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपका 2 मार्क्स में पूछता है। तो पहला ही हम लोग का है टैपेटम। टैपेटम के बारे में अगर बात की जाए तो बताइएगा लघु बीजाणुधानी के आंतरिक परत को क्या कहते हैं? टैपेटम कहते हैं। जो लघु बीजाणुधानी होता है ना उसका जो आंतरिक परत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टैपेटम कहते हैं। अभी हम आपको जब करा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि हमेशा 2 नंबर पूछता है टैपेटम के कार्य। टैपेटम के कार्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो टैपेटम के 2 कार्य इस प्रकार है। टैपेटम जो होता है परागकण के विकास के समय पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बाबू? पोषण प्रदान करता है। दूसरा बताइएगा परागकण के बाह्य चूल का निर्माण करता है। कौन करता है? टैपेटम जो होता है परागकण के जो बाह्य चूल होता है ना उसको निर्माण करने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन की परिभाषा की बात की जाए तो बताइएगा पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका के असूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एक है पराग मातृ कोशिका और दूसरा है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। जब इसमें असूत्री विभाजन होता है ना तो किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और यही लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है। ओव्यूल्स बीजांड ओवरी में यानी अंडाशय में पाए जाने वाले संरचना को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। जो अंडाशय में जब संरचना पाई जाती है ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। अगला है मेगा स्पोंजियम। मेगा स्पोंजियम यानी गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी की बात की जाए तो बताइएगा जब बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका के असूत्री विभाजन के द्वारा प्राप्त हो जाए। मान लीजिए कोई बीजाणु है, स्पोर है, उसका निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका के असूत्री विभाजन के द्वारा होता है, प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है। पोलिनेशन यानी परागण। तो बताइएगा जब एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर, मान लीजिए एक एंथर है और उसी एंथर में क्या है जी? पोलन ग्रेन। तो एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। एक पुष्प है मान लीजिए, उस पुष्प में एंथर है, एंथर में आपका पोलन ग्रेन है और एंथर में ही पोलन ग्रेन मैच्योर होता है। जब वहाँ से निकलकर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। जो पोलिनेशन होता है उसे 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला होता है सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागण। तो स्वपरागण की बात की जाए तो बताइएगा जब किसी पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर स्थानांतरण होता है। मान लीजिए कोई पुष्प है, उस पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर उसी पुष्प के स्टिग्मा पर जब स्थानांतरण होता है ना तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम लोग बाबू इतना रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।